Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन, जहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे आज की मेजर न्यूज जो काफी ज्यादा हाईलाइट में रही है, इंडिया ईयू एफटीए जो कि साइन किया गया है। एंड ये इंडिया का बहुत बड़ा एक ग्लोबल ट्रेड ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है, ऑल्सो इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। सो ये सब चीजें इसके बारे में क्यों कही जा रही हैं, क्या है इसमें बेसिकली, वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली वी विल बी टॉकिंग अबाउट महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसके शेयर्स नियरली 5% तक गिरे हैं। अब ये क्यों रिएक्शन आया है, समवेयर इट्स रिलेटेड टू इंडिया ईयू एफटीए ट्रेड, बट क्या रिलेशन है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम बात करेंगे कुछ रिजल्ट्स के बारे में। तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए एंड उसकी वजह से कोटक महिंद्रा बैंक में एक गिरावट हमें देखने को मिली है। सो बेसिकली क्या नेगेटिव रिजल्ट्स थे, क्योंकि ओवरऑल अगर हम बाकी रिजल्ट्स देखें कंपेयर टू एक्सिस बैंक, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं एंड एक्सिस बैंक जंप भी किया है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें अनदर रिजल्ट्स की जो कि लेटेस्ट आज ही आए थे, दैट इज एशियन पेंट्स, बट एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स ने काफी ज्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट किया है। सो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले बात करते हैं इंडिया ईयू एफटीए ट्रेड के बारे में। 18 साल के नेगोशिएशंस के बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने आज ऑफिशियली अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस कर दिया है। एंड पीएम मोदी ने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। ऑनेस्टली ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इतनी बड़ी डील ये क्यों मानी जा रही है? तो सबसे पहले तो वर्ल्ड की सबसे लार्ज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ये एक है। लगभग 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ये कवर करता है, ऑलमोस्ट 2 बिलियन लोगों के मार्केट्स को कनेक्ट करेगा। एंड इंडिया ईयू ट्रेड को 250 बिलियन डॉलर्स तक लेकर जाने का टारगेट है नेक्स्ट 10 सालों में। ऑल्सो इसके अंदर जो 90 से 97% गुड्स पर टैरिफ्स थे वो या तो हट जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो जब दुनिया टैरिफ वॉर्स और प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही है, तो इंडिया ईयू बोल रहे हैं ओपन एंड रूल बेस्ड ट्रेड। इंडियन कंज्यूमर्स के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या चीज हम सस्ती होती हुई देख सकते हैं? तो उसमें आएंगे यूरोपियन कार्स जिन पर अभी इंपोर्ट ड्यूटी है लगभग 110% की। एंड ये ड्यूटी 40% तक आ जाएगी ग्रेजुअली। एंड इससे क्या होगा, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, फॉक्सवैगन जैसी जो कार्स हैं लग्जरी सेगमेंट में जो आती हैं, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग पे आ सकती हैं। थोड़ा कम प्राइसिंग इनका हो जाएगा। अगर मैं अल्कोहल बेवरेजेस लाइक बियर, वाइन, स्पिरिट्स की बात करूं तो इन पर भी ड्यूटी कट्स बहुत ज्यादा होंगे। अभी करेंटली 150% के आसपास है, जो कि 20 से 40% की रेंज पर आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी। एंड इससे जो इम्पोर्टेड यूरोपियन अल्कोहल है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी। वहीं हम फूड और प्रोसेस प्रोडक्ट्स की बात करें तो टैरिफ जीरो है ऑन ऑलिव ऑयल, चॉकलेट्स, पास्ता, बिस्किट, ब्रेड, फ्रूट जूसेस, पेट फूड। एंड इससे एक बेटर प्राइसिंग मिल सकती है। साथ ही में शीप मीट, सॉसेजेस, प्रोसेस मीट प्रोडक्ट्स भी अब निश प्रोडक्ट्स जो हैं इस टाइप के, वो इंडिया में बहुत ज्यादा वाइबल हो जाएंगे। अब टैरिफ कट का अगर सिंपल मैथ हम समझें, प्राइसेस कम हो जाएंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी कम है जिससे कि रिटेल प्राइस कम हो जाएगा। सेकेंडली ज्यादा चॉइसेस मिलेंगी, प्रीमियम ग्लोबल प्रोडक्ट्स इजिली अवेलेबल हो पाएंगे यहाँ पर। एंड एक स्ट्रैटेजिक ट्रेड बैलेंस चलेगा क्योंकि यूरोप को इंडिया का एक्सेस मिलेगा एंड इंडिया को एक ग्लोबल ट्रस्टेड पार्टनर मिलेगा। अब अगर हम देखें तो इंडिया के लिए ये एक एक्सपोर्ट बूस्ट भी है क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर्स को ईयू के 27 कंट्रीज में नियर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। सबसे बड़ा इसमें जो बेनिफिट होगा वो टेक्सटाइल, एपरल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, फुटवेयर, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब एरियाज में हम देख सकते हैं बेसिकली जो लेबर इंटेंसिव एरियाज हैं। एंड इनमें मेक इन इंडिया पुश ऑलरेडी है जो कि कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। साथ ही में जो एक्सपोर्ट डिसएडवांटेज है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि पहले इंडिया बांग्लादेश जैसी कंट्रीज से पीछे रह जाता था। रीजन यही था कि ड्यूटी फ्री एक्सेस नहीं था, बट अब ये एक्सेस मिल चुका है। और साथ ही में पीएम मोदी ने ये भी बोला है कि इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और यूके एंड ईएफटीए एफटीए के साथ स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट होगा। बट इससे यूरोप को भी कुछ बेनिफिट है, लाइक एक तो उसे इंडिया का प्रोटेक्टेड मार्केट मिलेगा। इंडिया धीरे धीरे ड्यूटी कम करेगा कार्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, अल्कोहल पे। एंड इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है जिसमें ईयू को डायरेक्टली एंट्री मिलेगी।
उसके बाद सप्लाई चेन की बात करें तो उसमें भी एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी, चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी एंड सिर्फ ट्रेड नहीं, एक बहुत लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। सिक्योरिटी और डिफेंस की अगर हम बात करें तो उसमें भी फोकस एरियाज हैं लाइक मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड इंडिया की जो डिफेंस कंपनीज हैं वो ईयू के 150 बिलियन यूरोस सेफ डिफेंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एशिया में सिर्फ जापान और साउथ कोरिया के बाद अब ये एक्सेस इंडिया को मिला है। अगर मैं मोबिलिटी और सर्विसेज की बात करूं तो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स के लिए मूवमेंट बहुत इजी हो जाएगा। लास्ट 10 सालों में इंडिया ईयू सर्विसेज ट्रेड 243% तक ग्रो हुआ है और आगे भी हमें फर्दर ये ग्रो होते हुए कहीं ना कहीं दिखेगा। जैसे आईटी, कंसल्टिंग, आर&डी, एजुकेशन सेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जब यूएस स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ्स लग गए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी बढ़ गई हैं, उस टाइम पे ये ट्रेड स्केलेबिलिटी, स्केल और प्रोडिक्टेबिलिटी लेकर आ सकता है दोनों ही कंट्रीज के लिए। इसलिए उसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी बोला जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। तो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स लगभग 5% तक गिरते हुए दिखे एंड ये पिछले करीब 4 महीने का शार्पेस्ट सिंगल डे फॉल है। अगर मैं सेल ऑफ की बात करूं तो पूरे सेक्टर में ये सेल ऑफ दिखा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी डाउन था, 15 में से 12 स्टॉक्स नियरली रेड में ट्रेड कर रहे थे। अब गिरावट की वजह पे अगर हम डिस्कस करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और यूरोपियन यूनियन अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज अनाउंस किया है एंड इसमें जो यूरोपियन कार्स हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है। पर ऑटो स्टॉक्स ने इस पे इतना शार्पली रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी इसका मतलब होगा ज्यादा कंपटीशन, खासकर प्रीमियम और लग्जरी व्हीकल सेगमेंट में, जहां पर इंडियन ऑटोमेकर्स अभी तक हाई टैरिफ प्रोटेक्शन एंजॉय कर रहे हैं। ईयू कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 66 टू 110% है करेंटली, जो कि घटकर 30 से 40% हो जाएगी। इन कोटा ड्यूटीज 5 साल में 10% तक आ सकती हैं और रिजल्ट ये होगा कि यूरोपियन लग्जरी कार सस्ती हो जाएंगी और एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बदल सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर है प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में। रिस्क में मॉडल्स जो हैं वो स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 700 एंड गोल्डमैन सैक्स के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग नियरली 1.9% की प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो सकती है इस कंपटीशन के बढ़ने की वजह से। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ग्लोबल ब्रांड्स मार्केट शेयर को छीन सकते हैं जिससे मार्जिन्स पर भी प्रेशर आ सकता है। बाकी ऑटोमेकर्स की भी अगर हम बात करें जैसे कि टाटा मोटर्स, तो इसका जो जैगवर लैंड रोवर का मॉडल है इंडिया में वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूरोपियन ईवीज का एंट्री रिस्क जो है वो डोमेस्टिक ईवी और मास मार्केट बिजनेस पर प्रेशर आ सकता है। अगर हम मारुति सुजुकी, हुंडई जैसे कंपनीज की बात करें तो ब्रॉडर सेक्टर वीकनेस के चलते इनमें भी 1% तक की गिरावट देखी गई। इनिशियल टैरिफ कट्स जो हैं एफटीए में वो लिमिटेड कोटा में होंगे, लाइक 2 लाख कार्स पर ईयर पर ही लागू होंगे एंड मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 15,000 यूरोज होगा। ईवी पहले 5 साल एक्सक्लूड रह सकती है जो कि इंडिया के ईवी इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन भी देगा एंड इंडिया का एक्सपोर्ट कोटा ईयू से 2.5 टाइम्स ज्यादा और ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया के ऑटो एक्सपोर्टर्स और ग्लोबल पार्टनरशिप्स को भी बूस्ट मिलेगा। अभी मार्केट इसलिए नर्वस है क्योंकि टैरिफ प्रोटेक्शन डोमेस्टिक ऑटो प्लेयर्स का कोर सपोर्ट पिलर रहा है और एफटीए एक स्ट्रक्चरल चेंज सिग्नल करता है और कोई शॉर्ट टर्म इवेंट नहीं है। प्राइसिंग पावर, मार्जिन और मार्केट शेयर पर अनसर्टेनिटी है, नियर टर्म सेलिंग जिसकी वजह से हम देख रहे हैं हो पा रही है एंड इसी वजह से ऑटो स्टॉक्स में एक ब्रॉडर सेल ऑफ भी हमें दिख रहा है। उसके बाद हम बात करें कुछ Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करें अबाउट कोटक महिंद्रा बैंक जो कि नियरली 5% तक हमें गिरता हुआ दिखा। तो Q3 के रिजल्ट्स आए जो कि स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से नीचे थे, जिसके बाद स्टॉक काफी गिरा आज एंड निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक का टॉप लूजर भी बन गया। Q3 में ये गलत हुआ कि ग्रोथ तो इंटैक्ट रहा लेकिन हेडलाइन नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया। नेट प्रॉफिट 4% बढ़ा, एस्टिमेट था 3,572 करोड़ हिट करेगा बट 3,446 करोड़ रहा, तो यहाँ पर एस्टिमेट मिस हुआ। एनआईआई 5% बढ़ा, एनआईएम 4.54% था कंपेयर टू 4.93% ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पर मार्जिन कंप्रेशन ने प्रॉफिटेबिलिटी को हिट किया। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हुए। मिस होने की मेन वजह ये थी कि मार्जिन्स फ्लैट रहे और वीक फी इनकम और हायर ओपेक्स की वजह से यहाँ पर हमें ये मिस होते हुए देखा टारगेट। मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इसलिए दे रहा है क्योंकि कोटक एक प्रीमियम वैल्यूएशन बैंक है, तो यहाँ छोटा सा भी मिस एक बहुत बड़ी सेल ऑफ की तरफ जाता है। इन्वेस्टर्स को ये चीजें पसंद नहीं आई कि 4 क्वार्टर्स के बाद ओपेक्स जंप हुआ,
लोन ग्रोथ के बावजूद मार्जिन प्रेशर हमें दिखा, फी इनकम रिकवरी एक्सपेक्टेड जो थी उससे काफी ज्यादा स्लो रही। कोटक के फेवर में जो चीजें रही वो थी लोन ग्रोथ काफी अच्छी थी 16%, डिपॉजिट ग्रोथ 14%, कासा रेशियो 41% रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप के बावजूद भी। एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा स्टेबल रही और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस काफी इंटैक्ट था। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है उसका डिक्लाइन बॉटम आउट हो चुका है, लोन ग्रोथ गाइडेंस भी 1.5 या 2 टाइम्स है नॉमिनल जीडीपी के, एंड मैनेजमेंट के फोकस एरियाज भी एलएपी, सीवी, सीई, ट्रैक्टर्स, एसएमई है जो कि आरओए असर्टिव सेगमेंट्स है। ब्रोकरेजेस का ओवरऑल व्यू अभी कंस्ट्रक्टिव है पर साथ ही साथ कॉशियस भी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने एफवाई 26-27 अर्निंग्स एस्टिमेट में थोड़ा कट किया है, फिर भी उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन करी है क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्टेबल लग रही है। एंड अगर मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक देखें तो एनआईआई लार्जली इन लाइन रहा है। हाँ, ओपेक्स थोड़ा एलिवेटेड था लेकिन प्रोविजंस लो रहने की वजह से अर्निंग्स इंपैक्ट लिमिटेड रहा है। एंड वो एफआई 26-28 में 16% लोन सीएजीआर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे ग्रोथ होगी और बाय रेटिंग के साथ उन्होंने मेंटेन किया है। वैल्यूएशन चेक की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन अब रीजनेबल जोन में आ गई है फॉर अ हाई क्वालिटी प्राइवेट बैंक, लेकिन अर्निंग्स डिलीवरी क्रिटिकल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक का जो सेल ऑफ अर्निंग्स है डिसअपॉइंटमेंट का रिजल्ट है टोटली, एंड एक स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं है। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, ग्रोथ मोमेंटम इंटैक्ट है और ब्रोकरेजेस भी स्टॉक को लेकर बैकिंग दे रहे हैं। ओवरऑल ये जो भी रहा है वो इसलिए रहा है कि जो एस्टिमेट्स थे वो थोड़े हिट हुए हैं जिसकी वजह से एक नेगेटिव रिएक्शन हमने देखा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की जो कि नियरली 6%, 4 से 6% तक जंप किए, एंड इनके भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए थे। ओवरऑल ये था कि एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट्स आए। नेट प्रॉफिट 3% बढ़ा, एस्टिमेट्स थे 6,446 करोड़ के बट रिजल्ट आया 6,489 करोड़ का। एनआईआई 5% बढ़ा, आरओए लगभग 1.5% रहा एंड मार्जिन थोड़ा प्रेशर बट विद इन एक्सपेक्टेशंस थे। तो इतने टफ एनवायरमेंट के बावजूद भी जो कोर लेंडिंग परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा रेजिलियंट रही। ग्रॉस एनपीए भी बेटर रहा, नेट एनपीए भी बेटर रहा, ऑल्सो एब्सोल्यूट टर्म्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों गिरे हैं। एंड अगर हम मार्केट्स की बात करें कि उन्हें रिजल्ट्स क्यों पसंद आए तो सबसे पहले तो जो क्रेडिट कॉस्ट विजिबिलिटी है वो इंप्रूव हो रही है क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कम है। अनसिक्योर्ड रिटेल स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यूसली ईज डाउन हो रहा है और टेक्निकल स्लिपेजेस को हटाकर देखें तो ईयर ऑन ईयर एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स की बात करें सो आरओए 1.5% पे सस्टेन कर रहा है, ओपेक्स वेल कंट्रोल्ड है, कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, कोई वन ऑफ गेन्स नहीं है, सस्टेनेबल अर्निंग स्टेबिलिटी है। वैल्यूएशन अभी भी काफी अट्रैक्टिव है, रैली के बाद भी एक्सिस बैंक टॉप टियर प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है एंड ग्रोथ इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी सब कुछ है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी कंपेलिंग है। एक्सिस बैंक का क्वार्टर 3 अब एक टर्न अराउंड स्टोरी लग रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि ओवरऑल सब चीजें स्टेबल है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लाइक एसेट क्वालिटी, कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ब्रोकरेजेस अपग्रेड्स और हायर टारगेट्स क्लियरली शो करते हैं कि मार्केट अब एक्सिस बैंक पे नेक्स्ट 2 साल के अर्निंग्स कंपाउंडिंग का बेट लगा रहा है। एक्सिस बैंक ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एशियन पेंट्स। सो एशियन पेंट्स के रिजल्ट भी जो रहे हैं वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। प्रॉफिट्स में एक फॉल देखने को मिला है, रादर एक मार्जिन स्ट्रॉन्ग थे, वॉल्यूम ग्रोथ थी, तो ये क्यों हुआ है, रीजन क्या था प्रॉफिट्स गिरने का, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मेजरली मेन सरप्राइज ये था कि मार्जिन बढ़े, वॉल्यूम्स बढ़ी, फिर भी नेट प्रॉफिट गिरा। नेट प्रॉफिट 4.8% गिरा। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि 9,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आएगा, बट रेवेन्यू 8,867 करोड़ रहा जो कि 3.7% तक बढ़ा। एबिटा 8.8% बढ़ा। मार्जिन पॉजिटिव सरप्राइज बट प्रॉफिट ने डिसअपॉइंट किया। तो प्रॉफिट क्यों गिरा जब मार्जिन बेटर थे? तो रीजन है वन टाइम एक्सेप्शनल चार्जेस का इम्पैक्ट। एक्सेप्शनल लॉस रहा 158 करोड़ का, इसमें से 63.7 करोड़ का वन टाइम एक्सपेंस आया जो कि न्यू लेबर कोड्स के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, हायर ग्रेचुटी लाइबिलिटी की वजह से आया। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रही पर ये वन ऑफ कॉस्ट ने नेट प्रॉफिट को हिट किया। कोर बिजनेस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो जो डेकोरेटिव पेंट्स वाला एरिया है वो बहुत स्टेडी रहा, कोई एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं थी। इंडिया डेकोरेटिव वॉल्यूम ग्रोथ 7.9% रही, बल्कि एक्सपेक्टेशंस थी 8 से 9% की। मैनेजमेंट ने कहा कि डिमांड अभी भी सबड्यूटेड है बट इंटरनल इनिशिएटिव से ग्रोथ रेजिलियंट रही, मतलब कि वॉल्यूम्स ठीक चल रहे हैं पर प्राइसिंग पावर और डिमांड रिकवरी अनइवन है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रॉफिट मिस होने के बाद भी जो एबिटा ग्रोथ थी वो रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा रही, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट से भी ज्यादा एक्सपैंड हुए एंड कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स का बेनिफिट भी मिला। मार्केट ने इतना नेगेटिव रिएक्शन इसलिए दिया क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि नेट प्रॉफिट
बढ़ेगा। फेस्टिव क्वार्टर था, तो इसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ और ज़्यादा होनी चाहिए थी। मैनेजमेंट ने भी जो कमेंट्री करी उसमें डिमांड की तरफ वो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहे, तो इस वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं हुई और इसी वजह से हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखा। आगे हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि जो लेबर कोड रिलेटेड वन टाइम कॉस्ट थे, उसका कैसे नॉर्मलाइज़ेशन होता है, साथ ही में हाउसिंग और डिस्क्रिशनरी डिमांड का रिवाइवल कैसे होता है। ऑल्सो कॉम्पिटिशन जो है जेएसडब्ल्यू पेंट्स, ग्रासिम जैसे कॉम्पिटिटर्स से, वो कैसे रहता है। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिन सस्टेन हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे। ओवरऑल अभी की बात करें तो मार्जिन्स वॉल्यूम्स ठीक थे, बट वन टाइम लेबर कॉस्ट की वजह से और एक म्यूटेड डिमांड की वजह से प्रॉफिट टारगेट मिस हुआ। मार्केट्स को अब सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल नहीं चाहिए, क्लियरली वी कैन सी कि एक डिमांड लेड अर्निंग्स रिबाउंड का सिग्नल मार्केट को चाहिए एंड तभी एक पॉजिटिव रिएक्शन हम देख पाएंगे। ओवरऑल हमने इस वीडियो में बात करी इंडिया ईयू एफटीए के बारे में, जो कि काफी हिस्टोरिक डील रही है एंड इसकी वजह से काफी बूस्ट मिल सकता है। सेकेंडली वी टॉक्ड अबाउट एम के शेयर्स जो कि गिरे एंड उसके साथ काफी सारे और भी ऑटो स्टॉक्स में हमें एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। उसके रीजंस हमने डिस्कस किए। देन वी टॉक्ड अबाउट Q3 रिजल्ट्स ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, जिसकी वजह से एक नेगेटिव रिएक्शन हमें देखने को मिला। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट एक्सिस बैंक के रिजल्ट, जिसकी वजह से स्टॉक 4 से 6% तक बढ़ा। एंड एशियन पेंट्स के रिजल्ट, जिसकी वजह से स्टॉक नियरली 4 से 5% गिर गया था। And that was all for today's edition of Daily Market Rundown. So if you liked our video, you found this video informative, do like, share and subscribe to our channel. And thanks for watching, and I'll see you in the next video.